हेलो। Okay जी everyone, do you hear me? यस सर। And thank you very much and that's good if you can hear me. अच्छा सर मुझे कानों में कह रहा है सर कॉल सेंटर में कालें सुनने वाला लग रहा जी आवाज़ नहीं मुझे आई, मैं साथ ही बता रहा बैठा हूँ। सर मेरे। सर अच्छी बात है, बस ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। ओके चलें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छा पिछली क्लास में कुछ कोई बात कर रहा था लेकिन क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था और मुझे क्लासरूम हैंड ओवर करना था, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट कमेंट। तो मुझे बताएं कौन क्या बात कर रहा था। सर हसन बात कर रहा था। जी हसन साहब फरमाइए। हसन साहब क्या मसला था? सर एक्चुअली एलएमएस में काफी ज्यादा एरर आ रहे थे। एक तो पहले अच्छा हमें क्विज मिला नहीं। हम लोग ऊपर सेशन से स्टार्ट हुए, फर्स्ट से असेसमेंट्स एंड इसके साथ साथ जब हम जैसे जैसे नीचे आते हैं 7वें सेशन में क्विज था, तो एक ये मसला आया। और उसके बाद सर हम जब पहले सवाल से दूसरे पे जा रहे थे तो वो एरर दे रहा था। मेरे में इसने एरर दिया है, दूसरे लोगों के साथ आई डोंट नो क्या हुआ। उसके साथ जब हम वो वापिस आते थे पहला सवाल की तरफ दोबारा, तो फिर वो एरर देता था, पता नहीं क्या सीन था। उसके साथ साथ हम टाइप कर रहे होते थे तो वो एरर दे रहा था, पता नहीं क्यों। यही दो मसले हैं, मैं बात करूँगा। सर हसन यही दो। अच्छा टाइम भी बार बार आउट हो जाता था और फिर दोबारा से करना पड़ता था सारा। सर ये भी ओके एक मसला है। अच्छा नहीं दो तो तीन मसले हो गए, इसके अलावा जी कोई? सर ये लोड करते थे तो वो क्वेश्चन जो आंसर लिखा होता था वो मिट जाता था पहले वाला। अच्छा सर क्विज का चार। जो सिलेबस था वो आपने पीछे से दे दिया था सारा, जैन क्वेश्चन अभी पीछे वाले से थे। एलएमएस के मसलों की जैन बात हो रही है, सिलेबस सर वाली बात क्विज बात नहीं। असल में सर एलएमएस के लिए ना बहुत मतलब हैवी चाहिए होता है इंटरनेट। अगर या सिग्नल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है बाकी तो हमारा मतलब चल जाता है काम, लेकिन एलएमएस जो होता है ना वो सही काम नहीं करता। हाँ आई नो बहुत हैवी चाहिए होता है इंटरनेट नुमान। अच्छा तो जी सर क्विज का कैसे आपने थोड़ा दिया था। जवेरिया मतलब अभी मुझे रुकते हैं, पिछली बातें भूल जाऊंगा, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हसन मसला यह है कि एक मसला तो ये कॉमन सेंस थी कि क्विज वाज स्केड्यूल्ड फॉर द 7th वीक, तो ये 7th सेशन नहीं होना था। अब आप लोगों ने पिछली दफ़ा नहीं दिया, वो 8th वीक तक आया, तो इस वजह से बस 7th सेशन नहीं होना था। इसमें तो वो कोई हर्ज नहीं है कि आप मैंने उसमें देखा और मैंने उसमें देखा और मैं टाइम आउट हो गया।
बहुत सारे स्टूडेंट को पिछली क्लास जो थी थर्सडे को 26 नवंबर को, उसमें बच्चों को पता था कि किस सेशन में क्विज पड़ा हुआ है, किस डेट पे वो शो होना है, क्लास में बात हुई थी ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात ये है कि यस बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होता है, आई एग्री विद इट। क्विज जो है वो जब आप रिफ्रेश करते हैं तो जो आंसर लिखा होता है वो अमिट हो जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आप पिछला पिछला पूरा सेमेस्टर आप इससे पास थ्रू करके आए हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग आपको पता होगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। उसका हल ये होता है कि क्विज जो है ना वो वर्ड पे लिखते हैं, वर्ड पे उसका आंसर लिखते हैं, और जब लिख चुकते हैं सारा तो वहां से कॉपी करके जस्ट पेस्ट इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। इसको भी छोड़ दें सर, कॉपी पेस्ट हो ही नहीं रहा ऐसा था। नहीं, एक मिनट बहस नहीं हो रही, इसको भी छोड़ दें। अगली बात यह है कि उसे पेपर पे लिखें, उसकी पिक्चर लें, उसको कंप्रेस करें, और मैंने साथ में अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसी क्विज के साथ उसको अपलोड करें, बात खत्म करें। मसला भी नहीं है इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो टाइम का इशू है जी, टाइम आउट हो जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि टाइम आउट किस तरह से होता है। देखिए 4 सवालों के लिए 22 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब क्या चाहते हैं, इतने सादे सादे सवाल थे। हाँ सर नहीं, मतलब सेशन एक्सपायर हो जाता है और फिर शुरू से सब कुछ करना पड़ता है, ये कह ओके रही हूँ। ओके। अच्छा, ये वाला इसमें सेशन एक्सपायर का मैंने ये पिछले वीक में भी OTS वालों से कहा है, इन्होंने शायद कुछ सेशन एक्सटेंड भी किया है। अब मेरा ख्याल है कुछ 30 मिनट तक ये कहते हैं हमने किया, लेकिन मैं उसको फिर भी चेक कर लूँगा। हाँ, अगर फिर भी आप लोगों का मसला होता है उसमें कोई, तो फिर हम उसका सिंपल ये हल कर सकते हैं कि आपके पास इस तरह से क्विज आया करे, आप उस क्विज को सॉल्व करें, और पेपर की जो स्नैप्स हैं वो मुझे मेरे पास एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी है जो कि असाइनमेंट्स के लिए और क्विजेज के लिए है, तो उस पर मुझे सेंड करें। मेरे पर्सनल आईडी पे तो इतनी सारी ईमेल्स यूनिवर्सिटी की भी आ रही होती हैं कि मेरे से मिसप्लेस हो जाएगा। सो द बेस्ट थिंग दैट वुड बी LMS। अगली बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो अगले क्विजेज आएंगे हमारे, मैं उनको सोच रहा हूँ कि मैं उस पर ले लूँ MCQs बेस्ड या ट्रू फॉल्स बेस्ड ले लूँ, ताकि हमारा जो मसला है ना वो ख़त्म हो जाए, और MCQs और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही चीज़ें सर एडजस्ट हो ये जाए। MCQs वाला आइडिया ज़्यादा ठीक है सर, इससे हाँ, हमारे पास तुम्हें तो ये ठीक लगेगा ही ना, तुम्हारी रिप्यूट पिछले सेमेस्टर की मेरे पास है, तो तुम्हें तो ये ठीक लगना सर है। छोड़ दें सर, MCQs वाले में क्विज में मैं ठीक था सर। अच्छा, चलें, सही है। तो ये मेरा प्रोग्राम है कि जो अगले क्विजेज हैं वो हम इस तरह से लें कि उसमें सर हमारे सर पास सर अली वाला मेथड ज्यादा बेटर था। वो हमें टाइम देते थे, जैसे आपने 15 मिनट दिए, लेकिन वो हमें मेल कर देते थे फाइल। तो इट्स अ सूटेबल वे, वो सर हम भी अली का कन्वीन। मेथड होगा, सर अली का मेथड होगा जी। मैं तो अपना करूंगा तरीकाकार इख्तियार। तुम्हें अगर नहीं उनका नहीं सर, मेथड मैं ज़्यादा पसंद आता है तो वो इस सेमेस्टर में 4 कोर्स पढ़ा रहे हैं, उनके वाला कोई और पढ़ लो। सर तो मैं देखें क्वेश्चन अपनी आंसर की रूह से कह रहा था। हाँ, मैं भी लाइटर मोड में कह रहा हूँ। उन्हें अपनी फिजिबिलिटी होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा फिजिबल लगता है LMS भी, बिकॉज इस पे पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन रहता है, क्योंकि फिर मेरे से बहुत सारी चीज़ें जो है मिस होना शुरू हो जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी का क्विज आगे पीछे हो। सो इस वजह से डोंट वरी अबाउट इट। एंड ये चूँकि फर्स्ट क्विज था, अगले वाले जो है मैं कोशिश कर रहा सर हूँ कि हम मैं MCQs या उसकी बेस पे लेके जाऊँ। तो इसमें भी कुछ मेरे पास 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद कोई LMS का प्रॉब्लम आया था, और उन्होंने उन्होंने मुझे ईमेल की है। तो अगर सर आपको मेरा भी कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो हसन, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अगर आपको मसला था तो आप भी मुझे ईमेल कर देते बेटा। सर ये मुझे तो ऐसी काफी बात तेज नहीं। बुखार है 5 दिनों से, और मैं उठ के सिर्फ ओहो क्विज अटेम्प्ट करने के लिए बैठा हुआ था, और वो भी नहीं तो सही हुआ। क्विज तो हमने वैसे भी एक आध एक्स्ट्रा लेना है, तो आप इसमें परेशान ना हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत जो है वो सर आप बहुत एक्स्ट्रा जरूरी कुछ नहीं लेना सर। है। जी सॉरी। सर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने चाहिए सर, एक दो आप कह रहे थे 4 कुछ बिल्कुल लेने हैं। बिल्कुल सर, ये आपको क्विज ये एक्स्ट्रा लेने चाहिए, बिल्कुल ही खत्म हुए पड़े हैं। अच्छा, आज का क्विज बिल्कुल देखें जी, अच्छा नहीं हुआ। मसला ये है कि एज ए स्टूडेंट आपको ये टीचर को नहीं ये बताना चाहिए कि टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन द फर्स्ट सेशन दैट मैं कितने क्विज लूँगा और उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है? तो डोंट डू दैट। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड की फाइल शेयर की है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अभी मुझे अगर आप इसकी हमारे पास प्रेजेंटेशन होंगी चाइल्ड एंड टीचर कल्चर की, इस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे ग्रुप्स लिखवा दें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, और मैं आपको इसमें टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिसाइड कर लेंगे। सो द ग्रुप्स में मुझे पहले नंबर पे अगर आप लिखवा दें। कौकब हमारे साथ कौन होगा? सर सेम कामरानी होगा, और हमारा जो टॉपिक है अगर आप कहें तो सेम डिसाइड। कमरा। यस सर, अच्छा, सेम कामरान है, ये वाली जो आज की है उसको सुधारेंगे हम सर।
कौकब एंड कामरान, उसके बाद अब्दुल राफी आपके साथ? जी सर, सेम सेम। अगर सेम अब्दुल है राफी एंड मानूर। अगर मानूर सेम खान। है तो मैं वही वाले ग्रुप्स मेरे पास लिखे हुए हैं तो मैं उसी के साथ चलता हूँ, फिर मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। से मेजोरिटी से पूछ लें कि अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो बता दे, लेकिन हम लोग तो अभी सेम ही। जी जी बता दें, किसी ने चेंज करना है अपना ग्रुप मेंबर या किसी को इशू है? फूड बायोटेक्नोलॉजी। एक्सक्यूज मी सर, सर उसमें मेरे साथ हुमा थी, तो हुमा सेल कल्चर एंड टिश्यू नहीं पढ़ रही अब, तो आप ये कर दें, किसी के साथ भी कर दें। नहीं, आप खुद सर बता कुछ और दें। ज़ैनब को करते हैं, सुमैया कर दे ज़ैनब के साथ। ओके, सुमैया। सर जी सर मेरे साथ कोई भी नहीं है, आप मुझे भी कहीं एडजस्ट कर दें। अक्सा, आप अगर अपनी मर्जी से कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप इजी रहेंगी। सर असल में मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, तो फिर आप कर दें अच्छा, मुझे। ईशा फातिमा आपके साथ कौन था? सर मैं भी नहीं जानता सर किसी को। मैं ईशा फातिमा से पूछा मैंने। ईशा फातिमा, आर यू देयर? सर अक्सा को मैं जानती हूँ, इनको मेरे साथ भी कर दें अगर ये किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगी तो। नहीं जैनब, आपके समया के साथ मैंने कर दिया। अक्सा, चलें ठीक है सर। ईशा फातिमा, शी इज़ नॉट देयर एंड ईशा, आज आपकी मैं एब्सेंट मार्क करने वाला हूँ, आप अक्सर गायब होते हैं। मेरा ना अक्सर का इशू होता है, तो आप ऐसा कर दें, जो भी मतलब है मेरा ग्रुप खुद ही बना दें। चलें, आपका ग्रुप अक्सा अजीज़ कुरैशी के साथ है, टॉपिक्स ठीक है, फिर आपके डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। चलें सही है। इसके बाद जी, और किसी और का ग्रुप ना हो या किसी का ग्रुप को चेंज करना चाहता हो तो प्लीज़ आज क्लियर कीजिएगा। सर मेरा हवेतब का और शरियार का हमारा बना दे। वैसे यार किसी और के साथ ग्रुप बनाओ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही बनाते हो, मतलब वो सुना हुआ है ना, वो क्या कहते हैं, चलो छोड़ो। हवेतब एंड शहरियार जी बच्चे। सर मोहम्मद बिलाल हूँ सर, मेरा अक्सा के साथ करते हैं। किसके साथ? अक्सा कुरैशी के साथ। बिलाल वो हो गया अक्सा का, ईशा फातिमा के साथ। ठीक है, फैसल बशीर के साथ करते हैं मेरा। पहले किसके साथ है तुम्हारा? फैसल के साथ नहीं है? हाँ जी, फैसल के साथ है। तो फिर क्यों मतलब बिलाल, बस छोड़ो यार। एनीवन एल्स जिसका ग्रुप चेंज हो रहा है या कोई किसी को मसला है तो वो बता दे। जिसका फूड बायोटेक वाला ही ग्रुप है वो इग्नोर करें। अच्छा, और कोई नहीं है ऐसा? चलें जी। सर अरीज और तूबा। अरीज आपका पहले किसके साथ है? सर मेरा पहले आई डोंट थिंक के बना ग्रुप। ठीक है, अरीज एंड तूबा, बट मुझे याद पता शायद तूबा का मैंने पेज पे लिखा हुआ था, बहरहाल मैं देख लेता हूँ। अरीज एंड तूबा, एनीवन एल्स? कोई और? सर एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। असद रियाज, फूड बायो का भी बता दें सर, मेरा पता असद नहीं। रियाज तुम इंडिविजुअल मेरा प्रेजेंटेशन फूड दोगे, बायो का भी नहीं। तुम्हें किसी के साथ ग्रुपिंग की जरूरत ही नहीं है, मतलब जो तुम्हारा लेवल है वो किसी और का इस क्लास में है ही नहीं है, तो तुम अकेले ही प्रेजेंट करोगे, ठीक है? सर फूड का भी तुम्हें टॉपिक दे दूंगा और ये वाला भी तुम खुद ही सोलो प्रेजेंटेशन होगी तुम्हारी इंडिविजुअली। गॉट इट? बोलो सर। एनीवन एल्स? सर मेरा आयशा जमान के साथ है फूड बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन इसमें मैंने हसन रजा के साथ करनी है। आयशा जमान, सिमरा आप? सिमरा आरिफ। सिमरा आरिफ एंड हसन रजा। आयशा जमान के साथ कौन होगा फिर? आयशा जमान, आर यू देयर? आयशा जमान, आर यू देयर? She is not there. ओके, इसके बाद जी कोई और किसी का मसला शायद? सर जी सर मेरा और निमरा का बना दें। ताबिश एंड निमरा। निमरा आर यू देयर? सर उसका नेट नहीं आ रहा। वो मुझे कल को कहें कि मैंने ताबिश के साथ नहीं बनाना, दोनों मेंबर यहाँ पे होने जरूरी तो है ना? सर उससे मैंने कंफर्म कर ली है। ठीक है, उसका पहले हसन के साथ ही था, उसका पहले हसन के साथ था, तो हसन के साथ सिमरा ने बना दिया। ओके, इसके अलावा जी कोई किसी और को कोई मसला शायद?
नो मसलम शायद, चलें सही है। अच्छा अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े बच्चे हैं इसलिए मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता रहता हूँ। दो ऑप्शंस हैं जी, या तो ये है कि मैं टॉपिक्स दे दूँ, या फिर यूं कर लें कि आप खुद से रिसर्च पेपर कोई एक एक सर आप टॉपिक दे दें, प्रेजेंट कर लें। यस सर आप टॉपिक दे दें। आप टॉपिक दें सर, दैट्स बेटर। कोई ऐसा काम नहीं है जो जिसमें खुद मेरा कामरान का सिलेक्टेड एक टॉपिक सिलेक्टेड वो भी नहीं है बच्चे, उस पर नहीं बात सर, होगी मतलब तो फिर हमारी बात एक होगी। सजेशन है कि हमारा ये टॉपिक हो प्रेजेंटेशन का। सर हमें आप खुद कर दें असाइन। हाँ मतलब कोई ऐसा काम ना कर लीजिएगा जिसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ जाए और जिसमें सीखने को कुछ मिल जाए ना, तो बिल्कुल हद है सर, ऐसे। ये मुश्किल है ना सर, ये थोड़ा सा काम। नहीं मुश्किल है बट यू हैव टू डू इट, बहुत बड़े हो गए हैं। अच्छा अब ये आप लोगों ने करना है, इसमें सेल कल्चर में ऐसा है कि आप कम से कम कोई अब इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, बाद में इश्यूज ना हो। इसकी प्रेजेंटेशंस का भी हम वही रखेंगे तरीका, 4 नंबर जो हैं वो उसके टॉपिक रेलिवेंसी के, 4 नंबर जो हैं वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के, 2 नंबर क्वेश्चन आंसर सेशन के। इसमें जो कि टॉपिक्स मैं खुद नहीं दूंगा, इसमें मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों को ओपन एंड दूं। आप लोग रिसर्च पेपर कोई सेलेक्ट करें फ्रॉम द प्रीवियस 3 years, not older than the 3 years, पिछले 3 सालों में, यानी कि 2017 से ले लें, चलें 2017 जनवरी से लेके द मोस्ट रिसेंट पेपर आप उसको सर्च कर लें। कोई से भी 2 पेपर सर्च कर लीजिएगा, ईच ग्रुप कोई से भी 2 पेपर सर्च कर लीजिएगा और वो पेपर मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। उसमें से कोई एक पेपर डिसाइड करेंगे और आपने वो एक पेपर जो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन में जो आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से जो आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। उसमें वी विल नॉट फोकस टू मच ऑन द इंट्रोडक्शन, आप उसकी बेसिक्स देंगे कि इस पेपर के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या था, हाइपोथेसिस क्या था और उसका बैकग्राउंड क्या है, लाइटर। उसके बाद मटेरियल मेथड पे हम एम्फोसिस नहीं करेंगे। मटेरियल मेथड की अगर आप चाहें तो एक स्लाइड के ऊपर पूरे का पूरा लेआउट बना के दे देंगे, ये किया उसके बाद ये एरोस के साथ एक पूरा लेआउट बना के दे दें। उसके बाद हम रिजल्ट्स पे जाएंगे और रिजल्ट्स को 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट की हेडिंग में स्लाइड 1 आएगी, स्लाइड 1 के ऊपर आप एक रिजल्ट और उस रिजल्ट के नीचे उसके ग्राफ्स के बाद उसकी जब पिक्चर्स जो भी है उसके नीचे उसमें कि हमारे पास रिजल्ट आया क्या है 2 से 3 पॉइंट्स के अंदर, और फिर आप अगले रिजल्ट पे मूव करेंगे। हाँ अगर आपसे ये कोई पूछ ले, क्वेश्चन कर ले कि मेथोडोलॉजी में ये वाला प्रोसीजर या ये किस तरह से किया, तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द मेथोडोलॉजी। लेकिन हम मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्लास के अंदर, हमें वो टाइम बचाना है। अगर आपसे कोई पूछता है स्पेसिफिकली तो फिर आपको पता होना चाहिए। हाँ उसके बाद जो डिस्कशन हुआ करती है वो हम यूं फॉर्मली प्रेजेंट नहीं करते, बट यू शुड नो दैट कि लॉजिक क्या है, अगर ये रिजल्ट आया है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, व्हाई हाउ दे आर कंक्लूडिंग इट। और फिर उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन का पैराग्राफ आएगा और कंक्लूजन के पैराग्राफ के बाद इफ़ यू फील देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, तो आप स्टडी की लिमिटेशंस लिख देंगे वहाँ पे स्लाइड। And if in the paper the future perspectives are enlisted, so you will add another slide for the future perspective, और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर लेंगे। इसके लिए टाइम जो हमें चाहिए होगा प्रेजेंटेशन के लिए 15 से 20 मिनट जो है, दैट इज मैक्सिमम टाइम दैट वुड बी अलाउड टू यू टू प्रेजेंट अ पेपर। और इसमें आप आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कि किसने फर्स्ट पार्ट पे करना है, किसने सेकंड पार्ट पे। लेकिन मेरा पर्पस इसमें यह है कि आपको पेपर पढ़ना आए, आपको पेपर प्रेजेंट करना आ जाए, और इसके साथ साथ आपको जो सेल एंड टिश्यू कल्चर के अंदर रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और चौथा जो है वो आपका पेपर सर्च करना आ जाए कि कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हुए गूगल स्कॉलर पे, पबमेड पे या किसी भी अदर सर्च इंजन पे हम किस तरह से पेपर सर्च कर सकते हैं। तो ये मेरे 2, 3, 4 इसके अंदर पर्पस हैं जो कि मैं फुलफिल करना चाह रहा हूँ। मैं अदरवाइज टॉपिक दे सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट मसला यह है कि थोड़ा डिफरेंट वे में ट्राई टू प्रेजेंट द थिंग्स। एंड अच्छा इसमें ये चूँकि ज़रूरी है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम अपना थीसिस प्रेजेंट कर रहे होते हैं या अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, हमारे बहुत सारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, अपने थीसिस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता। Even they are presenting the discussion portion and a lot of errors that can be observed.
तो पेपर सर्च करने से लेके पेपर पढ़ना और पेपर पढ़ने से लेके पेपर प्रेजेंट करना, ये 2-3 चीज़ें जो हैं इस सिनेरियो में हमारे पास फुलफिल हो जाएंगी। सो प्लीज़ ट्राई टू ओके। अब अगली बात यह है कि आज टुडे इज़ द मंडे एंड मुझे वॉलंटियरली चाहिए कि ऑन द नेक्स्ट मंडे हु इज़ गोइंग टू प्रेजेंट। सर एक इशू है छोटा सा, मेरा ग्रुप भी नहीं बना हुआ। आपका नाम है आफाक अहमद। सर मेरे साथ ताबिश था, लेकिन अब उसको जो है किसी और के साथ करना है। तो आफाक अहमद, आप फूड में ताबिश के साथ कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो आप सेल एंड टिश्यू कल्चर में आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देंगे। सर जो रह गया ना उसके साथ बना दें, किसी के साथ भी। सर मैं भी खेल रहा हूँ, भाई को मिला दें सर। नहीं सर कोई रहता है तो उसके साथ बना दें। नहीं आफाक, तुम इंडिविजुअली प्रेजेंट करो, ज़्यादा अच्छा है। कोई मसला नहीं है इसमें। आयशा जमान, आप रहती हैं, आप अपने साथ किसी ग्रुप मेंबर का देख लें। आयशा, आपके वॉइस डिस्टॉर्टेड है, आई एम अनएबल टू हियर यू। ठीक है, आप अपने साथ किसी ग्रुप मेंबर को देख लें एंड अगर ना मिला तो फिर आपका भी हम इंडिविजुअल रखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आफाक अहमद और असद रियाज अभी तक इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देंगे। सर जी सर मैंने भी मैं अपना दोनों ग्रुप सब्जेक्ट में चेंज मुझे करवाना है। इंडिविजुअल कर दिया। रोहा, आपका किसके साथ था बच्चे? सर मेरा फूड में जवेरिया के साथ था और अब मैंने जैन के साथ करना है। फूड में जवेरिया के साथ था और अब जैन। अच्छा जी। सर मुझे भी कोई मेंबर दे दें। कौन है आप? सर अफाक। नहीं अफाक, आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देंगे। सर मेरा का कर दें, जवेरिया इफ्तिखार और महनूर सुहेल। सर मेरा कर दे मारूफ खालिद एंड दुर्र आरिफ। मारूफ खालिद एंड दुर्र आरिफ। यस, एनीवन एल्स? कोई और है जिसका ग्रुप मेंबर डिसाइड ना हुआ हो? चलें, सही है। तो अब मुझे ये बताएंगे हु इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट मंडे, द कमिंग मंडे? कमिंग मंडे वुड बी उस पर डेट हमारे पास होगी जनाब 7th of December। कौन करेगा प्रेजेंट? आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस। सर मेरा निमरा का ग्रुप बना दें। What kind of topic are we supposed to present? You are Sajal, you are supposed to present the research article on the recent trends of cell and tissue culture and पिछले 3 सालों में से 2017 जनवरी से लेके अब तक कोई भी आप उसमें पिक कर लीजिए। सर मेरा समय सज्जाद के साथ सर समय सज्जाद ने खुद से अभी कहा है उनका ग्रुप, तो अब ऐसा तो नहीं होगा बच्चे? सर मेरा आयशा के साथ करते हैं, ज़ैनब मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं आई थी। भाई पहले आप आपस में डिसाइड किया करें फिर मुझे बताया करें। आयशा जमान के साथ, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा जी किसी का कोई मसला मसाइल? चलें छोड़ें। अब मुझे बताएंगे हु इज गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट मंडे? कोई नहीं है वॉलंटियरली? ओके, मैं खुद ही बता देता हूँ। सर मेरा और लाइबा का कर दें नेक्स्ट मंडे को। आप सिद्रा और लाइबा का है। सिद्रा सर मंडे को हम प्रेजेंट कर देंगे and लाइबा ताहिर। This would be on 7th December। ठीक हो गया।
चलें, सही है जी। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब थोड़ी सी बात करते हैं पढ़ने की। और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सर एक क्वेश्चन है। सर अभी हमारा एक ही क्विज हुआ है ना, साइलेंट टिश्यू। हाँ जी, अगला जो है आपका थर्सडे को है। थर्सडे को है सर, ठीक है सर। और सर जो काइंडली सिर्फ मुझे ये बता दें कि चैप्टर्स जो लेक्चर्स हैं वो प्लांट एंड टिश्यू कल्चर के 2 लेक्चर्स हमने कवर किए थे, और एक एनिमल टिश्यू कल्चर वाला भी है, सेल कल्चर वाला वो भी है। ये 3 लेक्चर्स हैं ये सर टोटल। थैंक यू सर। तीसरा ये वाला जो है ये भी काफी सारा हो जाएगा तब तक, तो ये भी आप ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है? ओके जी। पैटर्न क्या होगा जी? सॉरी, क्विज का पैटर्न क्या होगा सर? मैं एमसीक्यूज से ट्रू फॉल्स की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि इसमें एलएमएस के इश्यूज की वजह से उसको एडजस्ट करना बेहतर हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। चलें, सही है। ओके, अभी बात करने लगे हैं थोड़ी सी हम अपने टॉपिक की, दैट वी वर डिस्कशन। और अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे बात कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन्स एंड हाउ ऑक्सीजन्स आर प्लेइंग देयर रोल, और ऑक्सीजन्स के साथ साथ हमने थोड़ा सा उसमें देखा था कि ऑक्सीजन जो है उसके हमारे पास सिंथेटिक एनालॉग्स कौन कौन से हो सकते हैं, और सिंथेटिक एनालॉग्स जो हैं उनके साथ NAA, IBA, और उसमें फिर हमने बात की कि किस तरह से ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, रूटिंग को प्रमोट करते हैं, एंड दे स्टिमुलेट द सेल एलोंगेशन, और दे मीडिएट द रिस्पॉन्स ऑफ बेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी ऑफ द लाइट। उस पर हमने एक ये डायग्राम भी देखी थी जिसमें हमने एगर ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा के बाद में उस एगर ब्लॉक को इस्तेमाल किया था बेंडिंग ऑफ द टिप के लिए। और इसके साथ साथ हमने इसमें ये देखा था कि ये नॉर्मली जो ऑक्सीजन है दैट प्रोड्यूस इन द मेरिस्टम्स, और शूट मेरिस्टम्स के अंदर ये होता है, और शूट मेरिस्टम से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द प्लांट इन द स्पेशल सेल्स इन द वेस्कुलर बंडल्स। उससे पहले हमने थोड़ा सा देखा इसको कि जो मेन प्लांट हार्मोन्स हैं वो हैं कौन कौन सी, ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस, जिबरेलिन, मिथाइलिन। और फिर हमने एक उससे पहले ये चार्ट देखा। उसके साथ ही हमने थोड़ी सी बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स हमारे पास क्या है। प्लांट हार्मोन्स हम कहते हैं किसको हैं, दैट इज अ नेचुरल सब्सटेंस एक्चुअली दैट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एक्ट टू कंट्रोल प्लांट एक्टिविटीज, या हम केमिकल मैसेंजर्स को दैट इन्फ्लुएंस मैनी पैटर्न्स ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट, हम उनको प्लांट हार्मोन्स कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि प्लांट हार्मोन्स जो दे मे बी नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं दैट मे अफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। फिर उसके साथ हम अगर मज़ीद बात करें तो हमने कुछ इससे पहले मीडिया की टाइप्स के बारे में बात की। MS मीडिया का जिक्र किया, उसके बाद LS मीडिया का जिक्र किया, वाइट मीडियम का जिक्र किया, और फिर उससे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिडिफाइंग एजेंट्स दैट मे बी यूज्ड इन द मीडिया एंड दैट मे इंक्लूड द जेलराइट, एगरोज एंड फाइटा जेल, और इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। हमने उस पर बड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन की थी ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी अवेलेबल हो, और कितनी कंसंट्रेशन में इनमें से कौन सा एजेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉलिडिफिकेशन पर्पस। और इसके साथ साथ जी हमने मज़ीद आगे जब हार्मोन्स पे चलते हैं तो हार्मोन्स का वर्ड कैसे डिराइव हुआ और कहाँ से हम इसको लेके चलते हैं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स, वो एनलिस्ट की कि दे सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, और they show their activity at very low concentration, or they may interact either synergistically or antagonistically, और synergistically act इनका हमने एक एग्जांपल देखी थी एंड पे बिल्कुल जाते हुए, वो आज फिर उसको देखेंगे। और सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि दे आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें कुछ ग्रोथ इनहिबिटिंग केमिकल्स, कुछ रूट प्रमोटिंग है, और कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल्स को हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन्स पे बात हुई एंड हाउ ऑक्सीजन्स वर डिस्कवर्ड इस पे, एंड फिर हमने एक डायग्राम देखी
Fritz Wendt in 1926, he determined that auxin is responsible to enhance the cell elongation. और ऑक्सिन्स के साथ साथ हमने साइटोकाइनेंस पे आए. साइटोकाइनेंस के साथ हमने जनाब थोड़ा सा उसकी डिस्कवरी के बारे में बात की कि हाउ साइटोकाइन दे वर डिस्कवर्ड. और 1940 ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे जिसकी वजह से, जैसे जोहान्स and Overbeek, they noted that plant embryo, it grew faster when they were supplied with the coconut milk, or coconut milk जो है that is enriched in the nucleic acid as well as the cytokine. उसके बाद Folskog and Carlio Miller ने इनकी डिस्कवरी पे बात हुई थी हमारी. उसके बाद एडेनिन और एडेनिन लाइक स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन हुई. इसको हम बड़ा ब्रीफली चले थे बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गिव focus on such kind of discovery events, but you should be familiar with it. आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. इसके अलावा zeatin and zeatin riboside, they are found in the coconut milk, और all cytokinins are chemically similar to adenine. ये बात याद रखिएगा कि all cytokinins, they are chemically similar to adenine. और उसके साथ साथ हमने देखा कि cytokinins, they move non-polarly in xylem, phloem and parenchyma cells. ये हमारे पास इसका बेनिफिट है. इसके अलावा साइटोकाइनेंस दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मॉसेस, फर्न्स. इसके साथ ही जी एंजियोस्पर्म में साइटोकाइनेंस आर प्रोड्यूस इन द रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड द यंग लीव्स. तो किन टाइप्स के प्लांट्स में होते हैं, किन पोर्शंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई. और इसके बाद साइटोकाइनेंस, ये हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइटोकाइनेंस. Cytokinins are absolutely essential for the plant growth. और cytokinins में हमारे पास natural compounds, and that is zeatin, 2-isopentyl adenine and 2-IP. और synthetic analogs भी इसके मौजूद हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ऑक्सिन के synthetic analog थे NAA, IBA. इसी तरह synthetic analog of cytokinins, they are present, benzyl adenine, kinetin, and they stimulate, cytokinins usually stimulate the cell division along with the auxin. और यहाँ पे हम synergistic effect of auxin and cytokinins ये देख रहे हैं. और इसके अलावा cytokinins, they promote the formation of adventitious roots. It promotes the cell division, and it's, you can say that it stimulates the cell division. It stimulates the dark germination. It stimulates the leaf expansion of the plant. And normally this cytokinin that is produced in the root meristem and transported throughout the plant as the zeatin riboside in the phloem. Phloem से के थ्रू ये मूव करता है और zeatin riboside की फॉर्म में मूव करता है. और इसके बाद हमने ये डायग्राम शायद एंड पे जाते हुए देखी थी कि अगर हम इंटरमीडिएट रेशो प्रोवाइड करेंगे तो कैलस बनेगा विद द एक्स प्लांट. From the X plant, there will be the callus if we provide the intermediate ratio of the auxins and the cytokinins, and if we provide the low auxin to cytokinin ratio, there will be the shoot formation, and if we provide the high auxin to cytokinin ratio, then root formation would be promoted. फिर ये एक image थी. This is the real image for the plant tissue culture, and this is for the interaction of cytokinin and auxin in tobacco callus. और tobacco callus के बारे में आप familiar हैं अब कि callus is the undifferentiated plant tissue. इसमें this one is the undifferentiated here in this form. This is the callus of the tobacco which is undifferentiated. और साथ ही जो दूसरी फ्लास्क है इसमें हमारे पास ये लीव्स की तरफ डिफरेंशिएशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये साथ में जो कैप्शन अगर आप इसके अंदर देखें कि लेफ्ट वाला जो है दैट इज द अनडिफरेंशिएटेड कैलस and induced to differentiate and bud into plantlets. The right one, this is induced to the plantlets. Or cytokinin जो हैं, they have their role in the organogenesis, and high cytokinin to auxin ratio favor the formation of shoots, as we have seen in the previous image, and the low cytokinin to auxin ratio that favors the formation of the roots. Next one, there is the gibberellin और gibberellic acid भी इसको कहते हैं, GAs. और the discovery events of the gibberellins, they may vary. In 1930s में जाके इसकी डिस्कवरी हमारे पास रिपोर्ट होती है. Aveti, Kurosawa and colleagues, they were studying the plant that are suffering from the Becknai or foolish seedling disease in the rice के साथ इसका डिस्कवरी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास रिलेट करता है. And another disease which is caused by the fungus called Gibberella
फूजी ये कुछ जर्मन इसके सॉरी जापानीज इसके अंदर इसके नेम साइंटिस्ट इन्वॉल्व, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मोर जापानीज व्हिच वाज स्टिमुलेटिंग द सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। और फंगस जो थी वो कंपाउंड सिक्रेट कर रही थी दैट कैन कॉज द डिजीज इन अनअफेक्टेड प्लांट्स। और कुर्सावा और उसके कोलीग ने इस कंपाउंड को जिब्रेलिन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि फंगस का नाम जिब्रेला था और दिस जिब्रेला आल्सो कॉजेज स्टॉक रॉट इन कॉर्न, sorghum and other plants. Secondary metabolites produced by this fungus, they may include the mycotoxins and इसके साथ साथ जनाब if it is ingested by the horses it can cause equine leukoencephalomalacia। ये कुछ horses की diseases हैं। अगर ये वाले endotoxin which are being produced by toxins which are produced by the fungus if they have been absorbed and ingested by the horses, तो उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज हो सकते हैं। दिस इज समवट इनरेलेवेंट, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो जिब्रेला फंगस है इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है। एंड Fumonisin is considered to be the carcinogen. This is another compound that may be produced by the fungus and this is considered as the carcinogen. और यही फंगस जो है ये फर्स्टली इसमें रिपोर्ट हुआ कि that may have ability to produce the gibberellin. Gibberellin, that is actually a family of over 70 related compounds. They may vary from GA1 to GA70 or GA1 to GA110. इसमें से कुछ नंबर जो हैं वो दरम्यान में मिसिंग है and all are the forms of the gibberellic acid। और commercially जो है हमारे पास GA3 and GA4 plus GA9 they are available and gibberellin जो है that stimulate the etiolation of stems। Okay, what is the etiolation of stems? Etiolation क्या होता है? Etiolated plant, etiolation। Kokab, what could be the etiolation? नहीं पता। Zen, what could be the etiolation? Etiolated। Etiolation। Zen, are you there? सर लेटरल ब्रांचिंग जी सॉरी लेटरल ब्रांचिंग लेटरल ब्रांचिंग सर गूगल नहीं सर गूगल नहीं सर the process of whitening a plant by depriving it of sunlight। गूगल यस सर ये गूगल ओके डिक्शनरी सर। हाँ ओके तो एटियोलेशन को थोड़ा सा जरा अब ध्यान से बता दो, अगर गूगल से देख ही लिया तो व्हाट इज द एटियोलेशन ऑफ स्टेम? बोलो सर ध्यान करना, असल में माइक मैं बताता हूँ जी प्लीज सर, मैं बताता हूँ। एटियोलेशन इज अ प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स shown in partial or complete absence of light. It is characterized by long weak stems, smaller leaves due to longer internodes and a pale yellow color, जिसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो जिब्रेलिन है ये विकिपीडिया जिब्रेलिन जो है ये स्टेम की एटियोलेशन में इन्वॉल्व है एंड इसके साथ साथ जो जिब्रेलिन है इट हेल्प्स in the breakage of bud and seed dormancy and stimulates stem elongation by stimulation cell division and elongation. It stimulates the germination of pollen as well as normally the gibberellin that is produced in the young leaves. Okay, and उसके साथ साथ हमारे पास abscisic acid आता है। abscisic acid डिस्कवर हुआ 1940s में। इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास रिपोर्ट होता है and there were scientists, they were searching for the hormones that would inhibit the growth and the development और फिर उसके साथ साथ when they discovered इसको उन्होंने dormans का नाम दिया और in the early 1960s में Philip Waring he confirmed that the application of a dorman to a bud would induce dormancy. So ये जो abscisic acid है इसका रोल है seed dormancy को break करने में। और इसके साथ साथ हमारे पास abscissin जो है that is made from the carotenoids and move non-polarly through plant tissue, non-polarly, ठीक है। abscisic acid जो है that is only one natural compound, this is not the combination जिस तरह हमने जिब्रेलिन के फॉर्म में देखा है कि they are approximately 70 in the number. It promotes leaf abscission and seed dormancy और इसके साथ it plays a dominant role in closing stomata
in response to water stress. इसके साथ साथ जो abscisic acid that is involved in the abscission of the bud, flowers and the fruits, it inhibits the cell division and elongation, has an important role in embryogenesis in preparing embryo for desiccation. So embryogenesis में embryo को desiccation से prevent करने के लिए abscisic acid का बड़ा important role हुआ करता है. So that's why keeping in view all of these characteristics and the functions, we will add the plant growth regulators in the plant tissue culture media whenever we will be preparing it. और इसके अलावा जो abscisic acid normally it helps us to ensure the embryo in the normal form. इथाइलिन के साथ जो डिस्कवरी है 1800 से इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट स्ट्रीट लाइट जो कि गैस बर्न करती थी और ये जो नेबरिंग प्लांट्स के अंदर अपना इफेक्ट देती थी, प्लांट्स टू डेवलप शॉर्ट थिक स्टेम एंड कॉज द लीव टू फॉल ऑफ. तो ये 1800 के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनके अंदर गैस बर्न हुआ करती थी और उसके साथ जो नेबरिंग प्लांट्स है उन पे बड़ा शदीद किस्म का इफेक्ट आया. मसला ये था कि गैस बर्न होने से कौन सी ऐसी गैस सिक्रीट होती है जो कि प्लांट्स को इफेक्ट कर रही है. और इफेक्ट क्या था कि दे वर डेवलपिंग द शॉर्ट थिक स्टेम्स एंड दे कॉज द लीव्स टू फॉल. और 1901 में डिमिट्री नल्जो he identified that a byproduct of the gas combustion that was ethylene and that this gas could affect the plant growth. तो यहाँ से फिर हमारे पास इसकी डिस्कवरी आती है. और in Arjen, he showed that this same gas was naturally produced by the plants and that it caused faster ripening of the many fruits. तो ethylene का effect ये पिछले एक सेशन में कॉकब ने शायद बताया था कि ethylene that may be involved in the ripening of the fruits. So synthesis of the ethylene that is inhibited by carbon dioxide and it requires oxygen. Whenever the concentration of oxygen is lower, तो ethylene की जो हमारे पास synthesis of that may be reduced down. Ethylene, actually this is a gas and it diffuses normally through the tissues, or it stimulates abscission and the fruit ripening, used in the commercial ripening for bananas and green picked fruits की ripening के लिए इस्तेमाल होती है. Involved in the leaf abscission and the flower senescence. ये senescence क्या था जी, हमने किसी जमाने में पढ़ा था senescence इसी कोर्स में. Cell growth depletion sir. नहीं इसी कोर्स में हमने पढ़ा था senescence. सर सेल कल्चर में पढ़ा था डेट्रिएशन. जब यस सर जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं सेल लाइंस. Okay, and primarily synthesized in response to stress, और जो ethylene है that is kind of secondary metabolite and that is just produced during the stress and it regulates the cell death programming. और ethylene जो है so that's why it has some different function. और उसके बाद हमारे पास आता है steroids का. Brasinosteroids or brasinosteroids, they are the steroids that may be added to the plants. और इसमें हमारे पास इनके कुछ functions हैं. They promote shoot elongating, they inhibit the root growth. इसके बाद they promote ethylene biosynthesis, enhance the resistance to chilling, disease and the herbicides. So brasinosteroids they can be added into the medium, or in brasinosteroids they can give us certain certain benefits, including the resistance to disease, chilling and herbicides, promote ethylene biosynthesis, etc. etc. ठीक है. उसके बाद salicylic acid है that promotes the flowering, it stimulates the plant pathogenesis, protein production. अच्छा अब इम्पोर्टेंट इसके अंदर अक्सर लोग जो हैं वो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, whenever the plants they are growing in the nursery forms, तो वहाँ पे बड़े छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी फ्लावर लगे होते हैं. जब वो घर में आके लगते हैं तो नॉर्मली वो फ्लावर काफ़ी फ्लावरिंग उनकी बड़ी लेट होती है. इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक सैलिसाइलिक एसिड है. whenever in the nursery forms they used to spray and they used to provide the salicylic acid, and in that case it promotes the flowering in the plant in the early stages and it stimulates the plant pathogenesis and the protein production. इसके अलावा जैस्मोनेट है that play an important role in plant defense mechanisms, और ये resistance के लिए important है. Jasmonate जो है इसके साथ साथ हमारी बात आज की ख़त्म हो जाती है. If you guys have any questions in this topic you may ask. ये topic काफ़ी broad हो गया, but still this would be interesting for you to understand as well as
उसको मज़ा आएगा, इसको एक दफ़ा देख लें। फिर हम आगे स्टार्ट करने लगे हैं कैलस कल्चर, और कैलस कल्चर जो है उसमें वो भी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो मेरे स्लाइड्स खोलने तक प्लीज़ इसको एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। सर मेरी बात सुनिएगा। बताएं। सर वो मुझे ना जाना है एक डॉक्टर के पास, तो मुझे अभी निकलना है, तो आप मेरे अटेंडेंस मार्क कर देंगे। जाए जाए। सहरेश।
Okay ji, I'm back. So we are going to start the other topic. Okay, do you hear me, all of you? Yes, sir, we can hear you. Good. अक्सर आप ही हैं जो रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, बाकी तो सब सोए पड़े हैं. नहीं सर, we can hear you. Okay, I can. thank you. Okay. अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है एक्चुअली दैट इज अबाउट द सेल्फ सस्पेंशन कल्चर. और थोड़ा सा इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. हमने जब प्लांट टिश्यू कल्चर से पहले एनिमल टिश्यू कल्चर्स को पढ़ा था, तो उसमें भी हमने अडहेरेंट सेल लाइंस और सस्पेंशियल सेल लाइंस की बात की थी. और उसमें हमने देखा था कि हाउ सेल्स adhere with the surfaces and उसकी हमारे पास अलग से इम्पोर्टेंस थी. और उसके साथ साथ हमने कुछ सेल सस्पेंशन कल्चर पढ़े और इसकी हमारे पास एक अलग से इम्पोर्टेंस थी. Today that we are going to start, this is about the cell suspension culture of about the plant tissue cultures. और ये किस तरह से डिफरेंट है. और अभी जो हम पीछे सारी स्टोरी पढ़ के आए हैं, पिछले कुछ सेशंस में पढ़ रहे हैं कि हम वी कैन प्रिपेयर द मीडिया. और हम मीडिया प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो है उसमें एगर या एनी अदर सॉलिडिफाइंग एजेंट हम ऐड करते हैं. हम सेमी सॉलिडिफाइड मीडिया बनाते हैं जिसके लिए जो हमारे पास एंकरेज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एक्सप्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं, शूट जनरेशन होती है, रूट जनरेशन होती है. ये सारी बातें हमने पढ़ी. बट there is another type of the cell suspension culture that is named as so there is other type of cell culture that is named as cell suspension culture. इस इमेज के इस स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी हमारे पास जो है वो कुछ इमेजेस हैं. उसमें नंबर एक तो ये है कि दिस इज द फर्मेंटर. ये फर्मेंटर है. फर्मेंटर का वो हमारे पास इसकी वेसल है जिसके अंदर जो सस्पेंशन कल्चर है वो ग्रो कर रहा है. सस्पेंशन कल्चर में कल्चर्स आर इन द लिक्विड फॉर्म and we have not added any solidifying agent into it. और इसमें हमारे पास जो cells हैं they are present in the form of the clumps like here. and clumps के form में हमारे पास cells exist करते हैं. इसके अलावा this flask that is also showing the suspension culture, and this is the callus that has been synthesized into the cell suspension cultures. So what is the cell suspension culture? A cell suspension culture that can be defined in a practical way and has a homogeneous suspension of dividing cell easy to take up and some aliquot only by a glass pipette. So this is the homogeneous mixture of the growing cells. This is not the cells like that is grown into the solidifying and semi-solidified medium. This is the homogeneous mixture जिसको हम एक पाइपेट के साथ अगर उसका एलिकॉट निकालना चाहें तो हम ग्लास पाइपेट के साथ उसका एलिकॉट निकाल सकते हैं. और एक सेल सस्पेंशन कल्चर जो है नॉर्मली दैट कंसिस्ट ऑफ द सेल एग्रीगेट्स and this dispersed and growing in the liquid medium. ये dispersed हैं cell उसके अंदर. Like here, these are the cells which are dispersed and they are present normally in the form of the clumps and they are growing normally there. तो सेल सस्पेंशन कल्चर के हमारे पास यूजेस क्या हैं? अगर इसके यूजेस को हम एनालिस्ट करें, व्हाई वी नीड टू प्रेफर द सेल सस्पेंशन कल्चर, उसमें बायोसिंथेटिक पाथवेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल सस्पेंशन कल्चर जो है ये समटाइम्स प्रेफरेबल है. इसमें हमारे पास होमोजेनस सेल्स हैं, दे आर ग्रोइंग एक्टिवली एंड इन दैट केस वी कैन ऑब्जर्व द सेल द बायोसिंथेटिक पाथवे. अगर यहाँ पे हम इसके अंदर कोई इनहिबिटर ऐड करते हैं, कोई स्टिमुलेटर ऐड करते हैं, तो उसका हमारे पास इफेक्ट जो है दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली. Mutation selection, if we want to add any mutagen and to introduce any mutation there, तो हमारे पास म्यूटेशन सिलेक्शन बहुत इजी है बिकॉज ऑल द सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द होमोजेनस फॉर्म. और इस केस में हमारे पास एलिकॉट लेके हम म्यूटेंट सिलेक्शन हमारे पास इजी है एज कंपेयर टू द अडहेरेंट कल्चर्स जिसमें हम सेमी सॉलिडिफाइड या सॉलिडिफाइड मीडियम यूज करते हैं. सो दिस सेल सस्पेंशन कल्चर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to produce a secondary metabolite. If we want to produce a metabolite from the plant and that metabolite is a secondary metabolite, in that case we will prefer the cell suspension culture in the case of plants. Or still Sasaji, if we want to use this culture for the propagation of the plant and the cell suspension culture, that may be encouraged. The use of the suspension culture that may be encouraged for the studies that are involved in the plant propagation. अब कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट मे बी ऑप्टेड टू एस्टैब्लिश द सेल सस्पेंशन कल्चर. उसमें सबसे पहले है द चॉइस ऑफ द एक्सप्लांट. सेम एक्सप्लांट चॉइस जो हमने
पहले भी एक हमने साइकिल पढ़ा था, उसमें जो प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट किया था कि एक्स प्लांट को हम चूज करते हैं और उसके बाद एक्स प्लांट पे हम इंडक्शन करवाते हैं टू इंडक्शन ऑफ द सेल डिवीजन इन द एक्स प्लांट, और एक्स प्लांट किस तरह से और ये इंडक्शन जो है ये हम हार्मोनल चेंजेस के साथ करवाएंगे। कौन सी हार्मोन्स वी हैव डिस्कस्ड। और फिर वो जो अगर जब सेल डिवीजन एक्स प्लांट में स्टार्ट हो जाती है तो देन हम वो न्यूली डिवाइडिंग सेल्स को पिक करते हैं और उनको लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। एंड आफ्टर द इनोकुलेशन यहाँ पे वही काम स्टार्ट होता है जो हमने एनिमल सेल कल्चर में पढ़ा था, सब कल्चरिंग, पैसेजिंग। वी कैन डू सब कल्चरिंग एंड पैसेजिंग इन दैट केस, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्ट का प्रोसीजर है, उस स्टार्ट के प्रोसीजर में वी यूज यहाँ पे जो कि मैंने जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप आपको बताया कि वी इनोकुलेट द कल्चर मीडियम विद द न्यूली ग्रोइंग सेल्स। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया था न्यूली ग्रोइंग। पहले स्टेप में हम एक्सप्लांट लेके उसके अंदर सेल्स की ग्रोथ को इंड्यूस करवा रहे हैं और दूसरे स्टेप के अंदर उन ग्रोइंग सेल्स को हम उठा के लिक्विड कल्चर के अंदर इनोकुलेट करवा रहे हैं। अब जो लिक्विड कल्चर के अंदर इनोकुलेशन है, नॉर्मली लिक्विड कल्चर का इनोकुलेशन है, वो अब यहाँ पे जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं इनको हम कैलस कह सकते हैं इस केस में। तो इसका मतलब है कि सेल कल्चर मीडियम के लिए जो लिक्विड कल्चर के अंदर हम कैलस को इनोकुलेट करवा रहे हैं। कैलस कहाँ से आया? एक्स प्लांट पे कैलस बन रहा है, उस कैलस को लेके हम उसको इनोकुलेट कर रहे हैं इनटू द लिक्विड कल्चर मीडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इट यूजुअली स्टार्टेड बाय प्लेसिंग एन इनोकुलम ऑफ कैलस इन अ लिक्विड मीडियम। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुई है, द फ्राइएबल कैलस। अभी हम कैलस कल्चर पढ़ेंगे। अभी मुझे कैलस कल्चर जो है वो पढ़ाना है। एक कैलस कल्चर में कैलस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फ्राइएबल और एक होती है कॉम्पैक्ट। फ्राइएबल एंड द कॉम्पैक्ट में डिफरेंस इतना सा है कि जो कॉम्पैक्ट सेल कैलस है दैट इज नॉट इजी एंड दैट इज नॉट इजी टू डिवाइड द सेल्स एंड टू सेपरेट द सेल्स। फ्राइएबल, इसको हम अगर जनरली कहें तो हम कह सकते हैं फ्राइएबल इज द लूजली पैक्ड, दिस इज द कैलस व्हिच इज लूजली पैक्ड। और उस केस में हम जो है बड़ी आसानी के साथ इसको कैलस में से सेल्स को सेपरेट करके किसी भी दूसरी फ्लास्क के अंदर इनोकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द कैलस दैट वुड बी यूज्ड हियर दैट वुड बी द फ्राइएबल नॉट कॉम्पैक्ट कैलस। और बाय प्लेसिंग एन एक्स प्लांट इन द लिक्विड कल्चर, और डायरेक्टली हम एक्स प्लांट को भी लिक्विड कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट दिस स्टेप्स रिक्वायर सम मोर एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो दिस इज अ पीस, इसके अंदर द पीस ऑफ प्लांट विच इज टर्म्ड एज एक्स प्लांट, और एक्स प्लांट की में हमने सेल डिवीजन स्टार्ट करवाई, इंडक्शन करवाई। इंडक्शन करवाने के बाद यहाँ पे साइडों में कैलस बनना शुरू हो गया। अब उस कैलस में हमारे पास जो है ये फ्राइएबल स्ट्रेन हमने लिया, जो लूजली पैक्ड सेल्स हैं उनको लेके हमने सेल वेजल के अंदर लिक्विड मीडियम के अंदर इनोकुलेट करवाया है, और इनोकुलेशन के बाद हम आगे उसकी पैसेजिंग और उसको मूव करवा सकते हैं नॉर्मली, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से हम एनिमल सेल कल्चर में सस्पेंशन कल्चर्स को हैंडल करते थे, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस टू यूज एक्स प्लांट फ्लोटेड इन लिक्विड कल्चर मीडियम। यहाँ पे मैंने एक बात की है कि बाय एक्स प्लांट को डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते हैं लिक्विड कल्चर्स में इनोकुलेशन के लिए, लेकिन इसके लिए मैंने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। अब उसमें मसला क्या है, देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू यूज द एक्स प्लांट। उसमें सबसे पहले यह है कि हाई प्रोबेबिलिटी फॉर द कंटामिनेशन। यू नो दैट एक्स प्लांट को हमें पहले प्रॉपर्ली डिकंटामिनेट करना पड़ता है, बट स्टिल देयर आर चांसेस फॉर द कंटामिनेशन, एंड इफ वी विल इंट्रोड्यूस द एक्स प्लांट डायरेक्टली इनटू द लिक्विड मीडियम इट मे कॉज the contamination. No formation of callus due to low gaseous exchange. ये भी हो सकता है कि चूंकि लिक्विड है, when X plant would dip into the liquid, तो gaseous exchange के लिए हमारे पास तो प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नहीं होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो X plant है उसके ऊपर callus रीजनरेट ही ना करे, ठीक है। तो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हम पहले X plant को इंड्यूस करवाते हैं उसके अंदर कैलस, और फिर हम उस कैलस को पिक करके फ्राइएबल कैलस को लिक्विड कल्चर के अंदर इंडक्शन करवाते हैं उसकी। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? नो सर। ओके सिद्रा। तो दूसरी बात यहाँ पे वही कि किस तरह से हम फ्राइएबल कैलस को, फ्राइएबल दिस इज लूजली पैक्ड and cell suspension culture is normally initiated by transferring piece of undifferentiated and friable calli to the liquid medium, और ये हमारे पास कैलस है, this is the friable callus, this is loosely packed, और इसके एक पीस को हम कट करेंगे और इसको उठा के
लिक्विड मीडियम के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब अगला सवाल कि ये फ्राइबल कैलस लेना कैसे है? एक्सप्लांट तो था हमारा जी सर ये देखें, अभी हम एक्स प्लांट के अंदर डिसएडवांटेज में था कि ये गैसियस एक्सचेंज इसमें नहीं होता क्योंकि लिक्विड मीडियम होता है, तो फ्राइबल कैलस भी तो हम लिक्विड मीडियम में डाल रहे हैं। हाँ देखें, वो हम लिक्विड मीडियम में डाल रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम साथ में उसकी स्टिरिंग शुरू करेंगे। अब जो एक्स प्लांट है इसके अंदर तो वो प्लांट का एक पोर्शन आपने शूट अगर कट की है तो उसके लिए यहाँ से अब इनिशिएशन होनी है, यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। हमें हर चीज़ आइडियल चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, हमें हार्मोन्स, हमें अदर सबस्ट्रेट्स जो हैं वो हमें आइडियल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लांट जब आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसकी सेल डिवीजन को इंड्यूस करवा रहे हैं, व्हेन एवर इट वुड बी इंड्यूस्ड, उसके बाद उसको कंडीशंस अडेप्ट कर सकती है वो। अब इसमें जो फ्राइबल सेल कल्चर है इसको हम एक वेजल में रखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे वेजल दिखा सकूं, यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट फ्लास्क के अंदर वेजल थी, हियर दिस वेजल। तो इस वेजल के अंदर अब एक दफ़ा प्लांट्स की सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, इस वेजल के अंदर प्रॉपर एरिएशन का इंतजाम होगा और इसके साथ साथ उसकी रोटेशन भी होगी। सो दिस इज द रीजन कि जब एक्स प्लांट से इंडक्शन करवानी है, तो एट द टाइम ऑफ इंडक्शन वी नीड मोर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस एंड एट दैट टाइम वी शुड बी मोर केयरफुल। सिर्फ इतनी सी बात है। ओके सर। ओके, तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन और गैसेस एक्सचेंज का इशू आ सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमें फ्राइबल कैलस लेना है, बट अगली बात यह है कि फ्राइबल कैलस आएगा कैसे? एक्स प्लांट था, उससे फ्राइबल कैलस बनेगा कैसे? उसके लिए कि एक्स प्लांट लें, एक्स प्लांट लेने के बाद उसकी वही हमारे पास प्रोसीजर्स आएंगे, उसको डिकंटामिनेट कैसे करना है और उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद वी वुड ऐड दैट एक्स प्लांट इनटू द सॉलिड मीडियम, और उस सॉलिड मीडियम के अंदर जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो हमने खुद से डिसाइड करने हैं कि हमने हार्मोनल बैलेंस क्या रखना है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस, in that case ये जो हमारे पास एक ग्राफ छोटा सा बना हुआ है, that is actually showing the effect of auxin and cytokinin synergistically, कि दोनों का combined effect क्या है। So if the cytokinins they are lower in the concentration and auxin that is higher in the concentration, that would promote the root formation on the cutting। जो कि हम explant डालेंगे उसके अंदर root formation को that would enhance। अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम कर दें, साइटोकाइनेंस की इंक्रीज कर दें, दैट वुड स्टार्ट द कैलस इनिशिएशन इन मोनोकॉट्स, नॉट इन द डाइकॉट्स, मोनोकॉट। और उसके साथ अगर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम करते जाएं, साइटोकाइनेंस मजीद इंक्रीज कर दें, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके साथ साथ एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन फ्रॉम द कैलस स्टार्ट हो जाएगी अगर ऑक्सीजन मजीद कम कर दें। कैलस इनिशिएट इन द डाइकॉट्स अगर ऑक्सीजन मजीद कम कर दें और साइटोकाइनेंस इंक्रीज कर दें। इसके साथ साथ एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन होगी, और अगर बिल्कुल ऑक्सीजन कम कर दें और साइटोकाइनेन मैक्सिमम क्वांटिटी में दे दें, तो दैट वुड प्रमोट द एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन इन द शूट कल्चर्स। तो इसकी बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा सूटेबल ग्रोथ मीडियम बनाना है, उसके अंदर हार्मोनल बैलेंस कितना रखना है, एंड दैट वुड बी द की टू इंड्यूस द फ्राइबल कैलस। और अगर यहाँ पे हमारे पास होता है कोई प्रॉब्लम आती है हार्मोन्स के में इम्बैलेंस, तो इन दैट केस वी वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द फ्राइबल कैलस। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा इनोकुलम इन अ लिक्विड कल्चर मीडियम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में एक तो क्विज होगा सेल एंड टिश्यू कल्चर का, दूसरा हमारे पास यस क्विज होगा और साथ में हम पढ़ेंगे। और फूड बायोटेक का क्विज मुझे दे दें एक और नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ साथ मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन है 2 सर। और जी सर टिश्यू कल्चर का सिलेबस सब पहले ही बहुत ज़्यादा है, 100 प्लस स्लाइड्स हो गई हैं ये। और अगर स्लाइड्स ना काउंट किया करो तो मतलब सर वो ना असल में प्रॉब्लम ये है सर प्रॉब्लम ये है ना कि कंसेप्चुअल स्लाइड्स नहीं है, ये सारी रट्टे वाली स्लाइड्स हैं, कौन से हार्मोन का कौन से किसका क्या फंक्शन है। नहीं 5 मिनट सिर्फ अटेंडेंस लेने लगा हूँ। हाँ, इसमें सेल एंड टिश्यू कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो वो समझाने वाली है नहीं है ना सर, इसीलिए कह रहा है सर 100 प्लस स्लाइड्स हो सर। वो अब चाहे ऑनलाइन भी है हम लोग, ठीक है, एक ओपन बुक वाला हिसाब भी हो सकता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली हमें जब सारी स्लाइड्स को गो थ्रू करना पड़ेगा अगर हमने आंसर्स को 2 नंबर तरीके से भी रोकेट करना है, तो सब फिर भी जरा
तो मसला तो यही आ रहा है ना तुम्हें इस टाइम के, अगर तुम्हें क्वेश्चंस कहीं से फाइंड आउट करने पड़ गए तो ज्यादा मसला हो जाएगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम ये है इस टाइम, है ना? सर याद देखे ना, याद करना फिर भी 100 कुछ स्लाइड सर, 100 कुछ स्लाइड से फिर भी दिमाग फट जाएगा सर। तो तुम क्या कहते हो? प्लांट कल्चर रहने दें बस। नहीं सर ऐसे परसों वाले सर एक रिक्वेस्ट है, देखें आप ऐसा कर लें कि फूड का मंडे को ले लें और इसका थर्सडे को ले लें। यस सर। हमारा आज वाला भी हमारा अच्छा नहीं हुआ, देखेंगे। ऐसा करें फिर थर्सडे को सेल कल्चर दे दें और फिर मंडे को फूड का दे दें, और बाकी किसी चीज पे बहस नहीं हो रही। सेल कल्चर का जितना आज तक पढ़ा इतना तो कर ही लेंगे ना पहले वाले क्विज के बाद। ये बहुत ज्यादा है। चलें आज वाला निकाल लें, यूं कर लें। अब ज्यादा फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम ना चलाएं। अब्दुल राफी पीरजादा प्रेजेंट सर। सर जितना सिलेबस आपने बताया इसमें से क्विज दीजिएगा काइंडली। जैन पिछला भी तो याद होना चाहिए तुम्हें। ओके, अदीन खान। यस सर। आफाक अहमद प्रेजेंट। ओके जी, अलीना बतूल प्रेजेंट सर। अमतुर रहमान तूबा प्रेजेंट सर। अक्सा अजीज कुरैशी। Aksa, are you there? Yes, sir. Present. Okay, Arish Mateen. Present, sir. Aisha Lodi. Present, sir. Okay, and Aisha Zaman. Durre Ramisha Arif. Okay, and Isha Fatima. Present, sir. Okay, and Faisal Bashir. Present, sir. Hafiza Maria Usmani Rana. Yes, sir. Hassan Raza. Yes, sir. Hawat Taslim. Yes, sir. Javeriyaz. Present, sir. Javeri Arshad. Okay, she raised the hand. Khadija. Present, sir. Laiba Tahir. Present, sir. Mahnoor Sohail. Present, sir. Maryam. Yes, sir. Asad Riaz. Yes, sir. Present, sir. Okay, and Muhammad Naeem. Yes, sir. Naman. Yes, sir. Nimra. Present, sir. Reshma. Present, sir. Roha Ahmed. Present. Sajal Waqas. Present, sir. Samia Sajjad. Samia Sajjad, are you there? Yes, sir. Present. Okay, and the Saulat Nawaz Shah. Chaji. Present, sir. Savera Asghar. Yes, sir. Shahriyar Farooq. शहजादी सफी जी। जी सर। आयशा जमान प्रेजेंट, उसका माइक का इश्यू, उसने हैंड रेज किया। ओके, एंड आयशा जमान। ओके, शहरियार साहब मौजूद हैं? डॉक्टर शहरियार, आर यू देयर? डॉक्टर साहब मींस कभी शहरियार साहब है। अच्छा, आप प्रेजेंट हैं? जी सर, प्रेजेंट हैं। ओके। उसके बाद जी कौन था? हाँ, सिद्रा नूर। Present, sir. Simra Arif. Present. Tabish Arif. Yes, sir. Wajiha Uruj. Present, sir. And Zainab Abbas. Yes, sir. Zainab Hayat. Present, sir. Okay, ji, Khawatine Hazrat, will see you in the next class, and bye bye.